हेलो दोस्तों। तो आज हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या संबंध था। ठीक है, उसी के बेस पे कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए वो चीज़ समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम ये बता रहे हैं आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब अगर किसी फंक्शन का, किसी फलन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं और कुछ आता है तो इंटीग्रेशन करने पे फिर वो आना चाहिए वापस। जैसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन है f(x) और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि इसका अवकलन करते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और मान लीजिए आ जाता है gx, तो पता है आपको अगर fx को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर gx आता है तो gx को इंटीग्रेट करने के बाद fx आना चाहिए। अगर हम gx को इंटीग्रेट कर देते हैं, gx को इंटीग्रेट कर देते हैं तो fx आना चाहिए। जैसे यहाँ समझिए अगर हम बात करें कि जैसे आप मान लीजिए x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये 3x² आएगा, इतना आपको पता है। ज़रा इसको इंटीग्रेट करिए तो 3x² को जब इंटीग्रेट करेंगे यानी इसका समाकलन करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा। x का क्या होता है, x² का x की पावर 2 + 1/2 + 1 ये होता है। ठीक है, प्लस c होता है, उसको अभी रहने दीजिए। तो ये बन गया 3x³ और यहाँ से 3 से 3 कैंसल, बन गया क्या, x³। तो आप ये देखें हैं कि जब हम 3x² को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये नहीं, हम x³ की बात कर रहे थे। हम x³ को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x³ को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3x², जब इसका अवकलन कर रहे हैं। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, x³ आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, समाकलन अवकलन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए यहाँ से एक आध एग्जाम्पल और देखिए। जैसे हम एक बात कर रहे थे कि log x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि log x बेस e का डिफरेंशिएशन, तो आप सबको पता है कि होता है 1/x। तो यहाँ से समझिएगा, हम करें कि log x बेस e को जब डिफरेंशिएट किए हैं d/dx तो आया है 1/x। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम 1/x को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आता है log x बेस e प्लस c। अरे c अपने तरफ से जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन इसके अगर बात करें कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x बेस e। क्यों? क्योंकि log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e होगा। क्लियर है? चलिए अब इसी में हम दूसरे की बात करते हैं। जैसे आप ये चीज़ समझिएगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता था e की पावर x। तो अगर हम e की पावर x को इंटीग्रेट करें तो ये आएगा e की पावर x प्लस c अपने तरफ से हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब आगे की कहानी समझिए। अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा कुछ बातें बाद में सीखेंगे, d/dx है और ये साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आता है cos x। ठीक है, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, तो अगर हम बात करें कि cos x को आप इंटीग्रेट कर दो तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आना चाहिए। ठीक है, sin x आना चाहिए, आएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। फोर्थ की बात करें तो अब हम बात करते हैं cos x की, तो cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन x।
तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हम केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप इसको ना यहाँ भेज दीजिए, आप इसको जब यहाँ भेजेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, यानी कि माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। आप बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ की बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें टेन एक्स के डिफ्रेंसिएशन को, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जब टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें तो क्या आना चाहिए? टेन एक्स, तो ये आता है। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। याद क्या रखना है? देखिए, हमें ये अब नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे थे कि इस तरीके से आप इजी वे में याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए, यहाँ पे हम करें कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x बेस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x प्लस सी, यानी e की पावर x आप याद कर लीजिएगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, फिर sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान हो गई। चलिए तो ये कॉपी कर लीजिए। आपको ये जो ब्रैकेट मतलब ये डब्बे में बना है ना, आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला तो अपने को याद ही है। चलिए अब हम सेक की बात कर चुके हैं, अब हम कोसेक स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब कहानी आगे समझिए। हम बात कर रहे हैं कि कॉट एक्स का, अगर हम कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दें, अगर मान लीजिए माइनस आगे लगा दें और ये कर दें, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कॉट एक्स प्लस सी ये आता है। ठीक है, लेकिन आपको ना याद रखना है इसका कि माइनस नहीं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इतना ही आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप इंटीग्रेशन थोड़े पढ़ रहे हैं, चैप्टर थोड़े पढ़ रहे हैं, आप तो वो चीज़ पढ़ रहे हैं ना कि जो आपको फिजिक्स में यूज़ करना है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। चलिए अब इतना समझ गए तो आगे की कहानी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हाँ जी, चलिए अब समझते हैं। अब देखिए आगे अगर हम ये कहें कि e की पावर ax प्लस बी को इंटीग्रेट करिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए e की पावर ax प्लस बी ये तो होगा ही, लेकिन हम आपको पिछले टर्म में बताए थे कि x का जो कोफिशिएंट आता है वो नीचे आ जाता है और वो क्या है? a है, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम साइन ए एक्स को इंटीग्रेट करें, साइन ए एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता क्या है? तो ये आता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x के आगे a एक कांस्टेंट यानी कि अचर है, तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, c की बात करते हैं। चलिए इसी तरीके से आप ये समझ गए ना कि cos a x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा साइन a x अपॉन a प्लस सी, ये होगा आपका। ठीक है, चलिए एक और आपको बताते हैं इसमें। अब देखिए आगे की कहानी ज़रा ध्यान से समझिएगा आप।
अगर हम यहाँ पे ये कर दें कि साइन ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करिए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, ये होता है, और प्लस सी आप जोड़ देंगे। ई की बात करें तो कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी, आपका ये होता है। ठीक है, आगे की कहानी समझिए एफ को। हाँ जी, अगर मान लीजिए हम ए एक्स प्लस बी की पावर एन लिख देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो ज़रा समझिए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट। हाँ जी चलिए समझिए। हम आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है। तो देखिए इसको अभी एक्स मान के चलिए, तो अगर एक्स मान के चलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही तो लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे आप। ठीक है, अब आगे समझिए। यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x के प्लेस पे क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये तो अइबे करेगा, इनटू x का कोफिशिएंट a है तो ये भी आ जाएगा, और प्लस c, ये होगा इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे देता है इस तरीके से कि सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, आप इसको इंटीग्रेट करिए तो इसका आपका क्या होता है, tan x होता है, तो tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो आप खुद कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचेंगे, और देखिए यहाँ पे हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, यानी कि अनिश्चित समाकलन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे आगे डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हाँ जी, देखिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत स्ट्रांगली पढ़िएगा, सारे फॉर्मूले आप याद रखिएगा। देखिए जिससे कि आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अगर इतना सीख लेते हैं और आप बायो के स्टूडेंट हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको जितना बताया जा, देखिए मैथ इसमें यूज़ नहीं करनी है। आप ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो आप समझिए कि आप यहाँ पे सिक्योर हैं, मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है मतलब आपको मैथ ही कहाँ आती है। तो इतना तो आता ही होगा ना, अगर इतना आता है तो आप आसानी से फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इतना आता है, और जो हम आपको इस टाइम बता रहे हैं ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको आना ही चाहिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हों या चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हों, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये बोला जाता है। ठीक है, जरा इसे समझिएगा। डेफिनिट का मतलब होता है यहाँ पे लिमिट आपको दी होगी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जरा इस चीज़ को समझिए, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसा हम मान लेते हैं कि अपने को दे दिया गया है कोई फंक्शन, ये दिया है fx और ये dx। मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है gx। मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि अगर हम fx को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है आपका gx। ठीक है, ये तो अभी इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, लेकिन अब इसको निश्चित बनाना है
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, और लिमिट का मतलब ये a और ये मान लेंगे b। लिमिट ऐसे ही लगाई जाती है, इसके नीचे लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये बोला जाता है। इसको बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। अब बस ये समझिए ना कि ऊपर जो होगा उसको अपर बोलते हैं और नीचे वाले को लोअर बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, मतलब ये तो आप करना सीख गए हैं। अब इस तरीके का यानी कि डेफिनिट यानी कि निश्चित समाकलन जब आता है तो इसको कैसे करते हैं। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, gx है। अब जब लिमिट लगानी होती है तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक यानी कि बड़ा कोष्टक बनाते हैं, और यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट और ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट, ऐसे लिखा जाता है। अब लिमिट रखना जब होता है तो ध्यान से समझिएगा, x के प्लेस पे एक बार ये रखते हैं और x के प्लेस पे एक बार ये रखते हैं, यानी कि पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे g। अब देखिए पहले रखेंगे अपर लिमिट यानी कि b रखेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, फिर g लिखेंगे फिर a लिखेंगे, और इस तरीके से होता है इसका इंटीग्रेशन। मतलब अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, तो अपने को करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से किया जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे आप समझिएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ जी, चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अपने को ये दिया गया है लोअर लिमिट, सॉरी हाँ, ये दिया है 2x dx, और यहाँ पे अगर बात करें अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट आपकी क्या दे रखी है, लोअर लिमिट, हाँ जी, लोअर लिमिट 1 दे रखी है और अपर लिमिट 2 दे रखी है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो 2x है तो 2 तो बाहर आ जाता है, हाँ जी। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 + 1, अरे इसकी पावर तो 1 है ही ना, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ से ऐसे कर दीजिए, लिमिट लगाइए। लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 2, ऐसे 1 1 कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे समझिए, ये x की पावर 2 आ गया सॉरी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ऐसे एक बार सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट 2 की जगह, तो 2 की जगह रखेंगे, सॉरी x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 की पावर 2 माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 ये आ जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 2 क्या होती है 4 - 1 बनेगा क्या 3 बनेगा। ये हमारा आंसर है। यानी कि अगर हम बोलें कि इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको जब इसका जब डेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो वैल्यू आती है 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और है उसे ज़रा ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे कहते हैं कि 3x² है और ये dx आपका दे रखा है, 0 से 2 ये लिमिट दे रखी है। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करिए, 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, x² है तो 2 की पावर x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 ये अपन करते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 से लेके 2 तक। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 से 3 कैंसल, x की पावर 2 + 1 कितना 3, और ये आपका 0 से लेके 2 ऐसा होगा। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 की जगह, x की जगह 2, 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 की पावर 3 ये करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 माइनस 0 ये आ जाएगा आपका 8, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये चीज़ देखिए आपको इतना टफ नहीं है ये समझना। अब अगर आप इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित समाकलन पढ़ चुके हैं तो अब ये समझना आपके लिए टफ नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ बस आपको वे बताना था कि इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसमें चलिए कुछ प्रॉपर्टी हैं हम उनको आपको बता देते हैं।
आप लोग अगर शुरुआत में इसे पढ़ लेते हैं तो जब आप अपने मैथ पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आप मैथ से हैं और आप मैथ में जब आपका अवकलन समाकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन चलेगा तो आप देखेंगे कि आपकी शुरुआत यहीं से होती है और आपको शुरू में ही सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ये तो हमने पढ़ रखा है। और ये आप देखेंगे कि सब कुछ लगभग आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो खैर फिजिक्स में ज़रूरत नहीं होती है, अपने को मैथ में ही ज़रूरत होती है। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टी, इसके भी गुणों को अपन देख लेते हैं। देखिए अगर हम पहले की बात करें तो आपको दे रखा है कि एफ एक्स हाँ जी, चलिए ये थोड़ा सही करने, ये आपको ऐसे दे रखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स और इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट है ए से लेके बी तक, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है कि हम इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको पता है कि हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले एफ एक्स और डी एक्स, लिमिट लगा देंगे ए से लेके बी तक, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जी एक्स और ये आपका डी एक्स ये आएगा, लिमिट ए से बी लगाएंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो आपको यहाँ माइनस करना है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। सेकेंड की बात ये कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए एफ एक्स है, डी एक्स, ए और ये बी, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, ये जो लिमिट है चेंज कर सकते हैं, अपर को लोअर बना दीजिए और लोअर को अपर, ऐसा बना सकते हैं, लेकिन आगे माइनस लगा के। और जब माइनस लगाएंगे तो ये आपका लोअर लिमिट बी बन जाता है, अपर लिमिट ए, और ये होता है आपका एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड में आपको ये दे रखा है कि देखिए ये एफ एक्स है और ये डी एक्स है, ये ए है और ये बी है। देखिए इसको अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, आगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको कुछ इस तरीके से एक मतलब कोई फंक्शन दे रखा है जिसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ देखेंगे कि इस तरीके से बनता है। तो अगर इस तरीके से बन रहा है तो मान लीजिए ये ए से और ये बी तक लेना है अपने को, ठीक है। ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सी दे रखा है। तो अगर मान लीजिए इसका ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, ठीक है, और इंटीग्रेट ए से लेके बी तक करना है, इंटीग्रेट ए से लेके बी तक करना है। लेकिन आप जब कंबाइन फॉर्म में करते हैं, यानी कि डायरेक्ट ए से बी तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, जबकि ज़ीरो आती नहीं है, ज़ीरो आनी नहीं चाहिए, जबकि आती क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसका एरिया पूछ देता है तो एरिया ज़ीरो नहीं होगा, एरिया कंबाइन होता है, कंबाइन होके आता है। तो ऊपर वाले का एरिया प्लस नीचे वाले का एरिया जुड़ के एक बड़ा नंबर बनेगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, जबकि ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। ये आप आगे थोड़ा देखेंगे, ठीक है, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि ऐसे होते हैं। तो फिर इनको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, इनको हम नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं करते हैं। फिर इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ए लोअर लिमिट ए लीजिए, अपर लिमिट सी लीजिए, फिर लोअर लिमिट सी लीजिए, अपर लिमिट बी लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे। एक बार आप इसको इंटीग्रेट करिए, एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से, ए से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस कर दीजिए, फिर से इंटीग्रेट इसको करिए, कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके बी तक, तो लोअर लिमिट सी, अपर लिमिट बी। ये इस तरीके से हमें करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आप इतनी सारी बातें ध्यान रखते हैं तो आपको फिजिक्स में जब मैथमेटिक पोर्शन या इस तरीके की चीज़ें आएंगी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है।
हाँ जी, चलिए आगे की कहानी समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, प्रॉपर्टी के बाद हम इन एग्जाम्पल को कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1 और ये dx, और लिमिट दे रखा है 0 से 1, और इसको सॉल्व करना है। समझिए, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे कर सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3x² लिमिट 0 से 1, बीच में माइनस dx, बीच में माइनस है तो आप माइनस कर दीजिए, फिर 2x को इंटीग्रेट करिए, 2x dx लिमिट 0 से 1, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब ये आपका 1 dx लिमिट 0 से लेके 1 तक आप ये करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 3 तो बाहर आ जाएगा। अब x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये होता है आपका, ठीक है। लिमिट की बात करें तो आप 0 से लेके 1 तक लिमिट लगा दीजिए, लगा दिया हमने, बीच में माइनस तो माइनस। अब ये 2x की पावर 1 तो है ही, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट 0 से 1 है, आप लगा दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 1x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये हम देख चुके हैं। 1x का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके 1 तक, ठीक है। देखिए 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, x की पावर 3 लिमिट लगेगी 0 से लेके 1 तक, माइनस x की पावर 2 बचेगा, तो लिमिट 0 से लेके 1 तक, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर आप लिखेंगे x और लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब रखते कैसे हैं वो देखिए, यहाँ पर आप रखेंगे x की जगह रखेंगे अपर लिमिट यानी 1, तो 1 की पावर 3, बीच में माइनस, 0 की पावर 3 ये आपका आएगा, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 तो 1 की पावर 2, माइनस x की जगह 0 तो 0 की पावर 2 ये आपका आ गया, फिर प्लस। अब देखिए x के प्लेस पे 1 तो 1, माइनस x के प्लेस पे 0 ये होगा। देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बीच में माइनस तो माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, बीच में प्लस तो प्लस, 1 माइनस 0 1, 1 से 1 कैंसल, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि लिमिट है 0 से 2, क्वेश्चन है x² प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करिए। दूसरा आपको दे रखा है कि 3 से लेके 4 और ये 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करिए। फिर थर्ड हमारा दे रखा है कि 4 से लेके 9 तक है, √x है dx है, इसे आप इंटीग्रेट करिए। आप इंटीग्रेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए आगे की कहानी अपन समझते हैं। आगे अपने को ये देखना है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे मिलता क्या है, और इसका यूज फिजिक्स में आखिर क्यों किया जाता है, ये भी तो समझना है अपने को कि अगर इसका यूज़ करते। देखिए अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ जो होता है ना वो फिजिक्स के लिए ही बना है। एक्चुअल में जो मैथ देखते हैं अपन, उसका भरपूर यूज फिजिक्स में होता है। जब आप आगे की पढ़ाई करते हैं, और बाय द वे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जितनी फिजिक्स आपको पढ़नी होगी उनमें भरपूर मैथ का यूज़ होता है, खूब यूज़ होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो भी अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए ही मैथ बना है। अगर मैथ आपको आती है तो आप आसानी से फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको फिजिक्स आती है इसका मतलब आपको मैथ आती है, आप ये बोल सकते हैं। हाँ जी, चलिए ज़रा ये समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। या इससे मिलता क्या है। देखिए हम ये कहते हैं कि इससे यानी कि डिफरेंशिएशन यानी अवकलन से
अवकलन से हमें किसी फलन का, अवकलन से हमें किसी फलन का स्लोप यानी कि ढाल को क्या बोलते हैं? स्लोप मिलता है, स्लोप मिलता है, आप ये बोलेंगे। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं, अभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। इंटीग्रेशन से अपने को क्या मिलता है, यानी समाकलन से क्या मिलता है? तो हम बोलेंगे कि इससे यानी कि समाकलन से हमें किसी फलन या किसी फंक्शन का, किसी फलन का क्षेत्रफल मिलता है, किसी फलन का क्षेत्रफल मिलता है। आप ये बोलेंगे कि इंटीग्रेशन से हमें किसी फलन या किसी फंक्शन का क्या मिलता है? एरिया मिलता है, यानी कि क्षेत्रफल मिलता है। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन का अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें इसका यूज़ कैसे होता है ज़रा उसको देखिए। एक फ़ोटो आपको दे रखी है और वो फ़ोटो ना कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, ठीक है। और इसका जो ये फंक्शन दे रखा है fx है और इसका ये ग्राफ बना है, ठीक है। इसकी फ़ोटो है और यहाँ पे ना इसके बीच का हमें एरिया निकालना है, इसके बीच का हमें एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। और ये दे रखा है x इक्वल्स टू a और ये दे रखा है x इक्वल्स टू b। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है और एरिया निकालना है और लिमिट भी दे रखी है, तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। हम करते हैं कि एरिया इज़ इक्वल्स टू ऐसे, ये fx, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? a से लेके b तक, तो हमें एरिया मिलेगा। एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलेगा, ठीक है। और जब एरिया मिलेगा तो ये एरिया पॉजिटिव होगा। अब कैसे? ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस से अगर ऊपर ये ग्राफ है, ये फ़ोटो है, तो जो भी एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे रखा है इस तरीके से और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये x इक्वल्स टू a है और ये आप जाएंगे x इक्वल्स टू b तक, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक आपको जाना है। ज़रा ये कहानी आगे समझिए। ये फंक्शन आपको दे रखा है fx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो मिलेगा एरिया। किसको इंटीग्रेट करते हैं? fx को। कहाँ से कहाँ तक? a से लेके b तक। तो देखिए इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आता है निगेटिव। एरिया क्या आता है? निगेटिव आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी कोई फंक्शन दे दिया है और उस फंक्शन को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट भी दे रखी है, तो उससे एरिया मिलेगा। अगर वो x एक्सिस के ऊपर है, तो एरिया कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर वो x एक्सिस के नीचे है तो एरिया कैसा होगा? निगेटिव। बात पल्ले पड़ी? चलिए, ये बात समझ में आ गई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन से हमें किसी भी फंक्शन का स्लोप यानी ढाल मिलता है। इंटीग्रेशन से हमें किसी फंक्शन का क्षेत्रफल यानी कि एरिया मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है यानी इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैक्सिमा मिनिमा, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसकी थोड़ी सी ज़रूरत अपने को पड़ती है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू।